हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। फिजिक्स में पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का रिवीजन किए थे। आज के वीडियो में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो जिस तरह से देखे थे पिछले चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को देखे थे, बहुत सारा टॉपिक को देखे थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग उसी तरह से रिवीजन करेंगे। बहुत सारे फार्मूला जो इस चैप्टर में हैं, बहुत सारे टॉपिक जो इस चैप्टर में हैं, वो सभी को हम लोग देखेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल से जानने के लिए आप लोग अपने कॉपी को रिवाइज करते रहिए, जहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की दृष्टिकोण से बहुत सारे फार्मूला को समझाएंगे, बताएंगे और यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सब बात अगर समझ गए तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका एक समरी टाइप का होगा जो शॉर्ट में सारा चीज़ आप लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है इसको हम लोग देखेंगे तो प्रति सेकेंड प्रवाहित जो आवेश होता है यही हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है। मतलब कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक है, इस चालक से एक सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित हो गया वही आवेश हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। यानी I हमारा क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। तो ध्यान रखना है प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। कोई भी चालक तार है, इस चालक तार से आवेश, आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जैसा पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो यहाँ से कोई चालक तार से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहुत तेज़ी से गति करता है, तो यहाँ पे हम लोग को धारा मिलता है। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो गया, Q बाई टी हो गया। और ये जो हमारा विद्युत धारा है इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या हो गया, एम्पियर होगा। और विमेय सूत्र भी ध्यान रखना है, I या A। कोई भी चालक तार है, कोई भी अगर हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार से अगर प्रवाहित आवेश और प्रवाहित विद्युत धारा का अगर बात किया जाए, आवेश का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो कोई भी चालक तार हमारे पास है, इस चालक तार से अगर बोला जा रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी I प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का जो दिशा होगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। अगर हमारा चालक तार है, यहाँ पे हम दर्शा दिए कि विद्युत धारा जो है A से B के तरफ जा रहा है, इसका मतलब पूछेंगे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा B से A के तरफ, क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होगा। और विद्युत धारा का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो धन आवेश के प्रवाह के दिशा में। अब यहाँ पे पूछेंगे धन आवेश किधर जा रहा है, तो धन आवेश जो है A से B के तरफ। चालक के अंदर जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के दिशा में। अब यहाँ पे विद्युत धारा A से B के तरफ है, पूछेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर है, तो विद्युत क्षेत्र जो हमारा A से B के तरफ है। और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है धारा का प्रवाह। A पॉइंट है हमारे पास और यहाँ पे B पॉइंट है। पूछा जाएगा किसका विभव अधिक है, तो यहाँ पे A का विभव अधिक होगा, B का विभव कम होगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है धारा का दिशा। धारा का दिशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन B से A के तरफ जा रहा है, क्योंकि धारा हम दिखाए हैं A से B के तरफ। तो धन आवेश के प्रवाह के दिशा में धन आवेश A से B के तरफ, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत क्षेत्र का दिशा A से B के तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ, तो उच्च विभव किसका, A का, निम्न विभव किसका, B का, तो A से B के तरफ धारा का दिशा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है धारा घनत्व क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला परिभाषा आता है, वो सब को भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो सब भी 2 अंकीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे धारा घनत्व क्या है,
तो धारा घनत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं? जे से दर्शाते हैं। जे बराबर हमारा होता है आई बट्टा ए, यानी जे बराबर क्या हो गया? आई बट्टा ए हो गया। तो यहाँ पे धारा घनत्व बोल सकते हैं कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई हो गया, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए हो गया। तो विद्युत धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात हमारा है, यही अनुपात हमारा क्या कहला जाएगा? धारा घनत्व कहला जाएगा। तो धारा घनत्व क्या हो गया? जे बराबर में आई बट्टा ए हो गया। और यहाँ पे जे क्या है? धारा घनत्व है, आई क्या है? विद्युत धारा है, और ए क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। तो यहाँ से ये चीज़ फॉर्मूला ध्यान रखिए, जे बराबर आई बट्टा ए। अब हमारा नेक्स्ट है धारा घनत्व कौन सा राशि है? विद्युत धारा के बारे में पूछा जाए तो विद्युत धारा तो अदिश राशि था, लेकिन धारा घनत्व के बारे में पूछा जाएगा तो धारा घनत्व हमारा कौन सा राशि है? सदिश राशि है। इसके एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाता है, और इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा आई एल इनवर्स 2 हो जाएगा। अब इसके बाद चालक के अंदर कोई भी चालक है, उसके अंदर विद्युत तीव्रता के विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो नियत वेग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका परिभाषा भी ध्यान रखना है, ये 2 अंकीय प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे कोई भी चालक है, इस चालक के अंदर विद्युत तीव्रता के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, विद्युत तीव्रता यानी यहाँ पे ये चालक है, इस चालक में अगर धारा हमारा आगे जा रहा है तो विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र का भी दिशा क्या है? आगे है। तो इसके विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग है, इसके विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, नियत वेग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर अनुगमन वेग को जो है हम लोग सूचित करते हैं VD के द्वारा। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है I बराबर NAEVD, N हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या, A हो गया क्षेत्रफल, E है तो E का मान हम लोग को पता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, और VD क्या हो गया? अनुगमन वेग हो गया। और इसके बाद अभी हम लोग पढ़े J बराबर I बट्टा A, तो ये A जो है, ये A इधर आएगा तो नीचे चला आएगा, तो I बट्टा A के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? J लिख देंगे, तो NEVD बच जाएगा, NEVD हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे श्रांति काल किसको कहेंगे? तो 2 क्रमागत संघातों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा औसत समय ही इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल यानी T जो होता है, इसको हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे? T1 + T2 प्लस Tn बट्टा में N। तो यहाँ पे N हो गया संघात का जो संख्या होता है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर हमारा है गतिशीलता जिसको मोबिलिटी भी कहते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न अनुगमन वेग को ही आवेश वाहक की गतिशीलता कहेंगे। गतिशीलता जो हो गया म्यू बराबर क्या हो जाएगा? VD बट्टा में E, अनुगमन वेग का परिमाण, अब बट्टा में हमारा क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र, तो म्यू बराबर VD बट्टा में E हो गया। अब इसके बाद फिर आगे है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब हो गया विरोध करना, और विरोध किसका करता है? विद्युत धारा के प्रवाह का। तो प्रतिरोध जो है किसी पदार्थ का गुण है, यहाँ पे भी ये क्या है? गुण है। ये कोई पदार्थ का गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, वही हमारा प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जो हो गया R बराबर V बट्टा I। R प्रतिरोध है, V क्या है? विभव है, I हमारा क्या? धारा है। प्रतिरोध के बारे में ध्यान रखना, ये भी हमारा अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे विभव है तो वोल्ट हो गया, धारा है तो एम्पियर हो गया, इसलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर इन्वर्स 1, और वोल्ट एम्पियर इन्वर्स 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं।
और इसका जो विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T−3 I−2 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी चालक है, चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है और ताप के घटने से घटता है। तो यहाँ पे कोई भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उस चालक के अगर ताप को बढ़ाएंगे तो ताप के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ताप को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अर्धचालक में भी यही बात होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से क्या होता है, घटता है। अर्धचालक में उल्टा, चालक में क्या होगा, ताप के बढ़ने से बढ़ेगा और ताप के घटने से घटेगा। लेकिन जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर में प्रतिरोध जो होता है ताप के बढ़ने से घट जाता है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को किससे दर्शाएंगे, रो से दर्शाएंगे। रो बराबर होता है E/J। विद्युत तीव्रता और धारा घनत्व के परिमाण का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। रो बराबर हमारा हो जाएगा E/J। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में जो संबंध होता है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, R बराबर रो L/A। R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, L लंबाई हो गया, A हमारा क्षेत्रफल हो गया। प्रतिरोधकता जो है वो भी एक अदिश राशि है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ पे रो के जगह हम लोग रो का मात्रक निकालेंगे प्रतिरोधकता का, तो यहाँ से ये हमारा रो बराबर हो जाएगा R, यहाँ पे A/L। अगर रो का फॉर्मूला पूछा जाए तो RA/L। R का प्रतिरोध हम लोग जान रहे हैं ओम होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो ऊपर में एगो मीटर बच गया, तो इसलिए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और विमीय सूत्र ध्यान रखना है mL³ T−3 I−2 होता है। अब यहाँ पे चालक के ताप में अगर वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरह से चालक के ताप में वृद्धि किए थे प्रतिरोध का भी मान बढ़ा था, तो उसी तरह से चालक के ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पे ताप का प्रभाव, तो यहाँ पे इससे फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे तो प्रतिरोध के लिए यही फॉर्मूला था। R यहाँ पे T है, मतलब T डिग्री C पे प्रतिरोध का मान हो गया। R 0 है तो 0 डिग्री C पे प्रतिरोध का मान, यहाँ पे 1 है, इसके बाद अल्फा T है। अल्फा को हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध प्रसार गुणांक, और T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद अतिचालकता, तो चालक के ताप को घटाकर प्रतिरोध को शून्य करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं चालक का ताप घटेगा तो प्रतिरोध का भी मान क्या होगा, घटेगा। तो चालक के ताप को घटाकर प्रतिरोध को शून्य करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, अतिचालकता कहेंगे। वह चालक जिससे महत्तम धारा प्रवाहित किया जा सकता है उसको अतिचालक। यहाँ पे देखिए, जैसे ही अगर ताप को घटाए तो प्रतिरोध का भी मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब प्रतिरोध का मान शून्य हो गया तो प्रतिरोध के बारे में जान रहे हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध का मान अगर शून्य हो गया तो वहाँ पे विद्युत धारा को विरोध करने वाला कोई है नहीं, तो विद्युत धारा का विरोध नहीं होगा। तो इस स्थिति में वह जो चालक है उस चालक से हमको महत्तम धारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए अतिचालकता के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि चालक के ताप को घटाकर प्रतिरोध को शून्य करने की प्रक्रिया को अतिचालकता कहते हैं, या वह चालक जिससे महत्तम धारा प्रवाहित किया जा सकता है वो हमारा क्या कहला जाएगा, अतिचालक कहलाएगा। इसके बाद हमारा क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए। किसी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाए और जिस ताप पर ये बात होता है, ये घटना होता है, वो ताप हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है।
इसके बाद ओम का नियम पढ़े थे, पूरा डिटेल से पढ़े थे ओम का नियम भी। तो ओम के नियम में क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, यानी ओम के नियम में टेम्परेचर नियत होता है। पूछा जाए ओम के नियम में क्या नियत होता है, तो ताप नियत होता है। नियत ताप पर क्या होगा, विद्युत धारा और विभवांतर का जो रैखिक संबंध है, यही हमारा ओम का नियम कहलाता है। तो ओम के नियम में ध्यान रखना है, ताप नियत होता है और नियत ताप पे विद्युत धारा और विभवांतर का जो रैखिक संबंध है, यही क्या है, ओम का नियम है। और ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालक पर लागू होगा, धातु वाला चालक पे ही ओम का नियम लागू होता है। और धात्विक चालक पे और अर्धचालक पे जो है विद्युत अपघट्य में, ये सब जगह ओम का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है। इसके बाद प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोध अगर हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम मतलब हो गया कि जब बहुत सारा प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़ा रहता है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम होता है। तो प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सभी प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। संधारित्र में भी पढ़े थे, लेकिन संधारित्र में क्या था, उल्टा था। संधारित्र में समतुल्य धारिता निकालते थे तो वहाँ पे 1/R1 के रूप में जोड़ना रहता था, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध में ध्यान रखेंगे, जब श्रेणी क्रम आएगा तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट जोड़ना है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध अगर हमारा किस क्रम में हो, समांतर क्रम में हो। समांतर क्रम क्या होता है कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो जैगो प्रतिरोध होगा उतना रास्ता होगा। प्रतिरोध का संख्या और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का रास्ता दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए ए से अगर हम लोग बी के तरफ चलेंगे तो जैगो प्रतिरोध है उतना ही रास्ता है, तो यहाँ पे ये हमारा समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4, जितना भी रहेगा सबको लगातार जोड़ते जाना है 1/, के रूप में। अब इसके बाद जो हमारा P है, P बराबर होता है VI। P क्या हो गया, VI, P मतलब पावर यानी शक्ति, VI हो जाता है। फिर से यहाँ पे P के जगह I² R हो जाता है। P बराबर होता है V²/R। तो यहाँ से हम लोग सब फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं। P जो हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए P बराबर VI हो गया, तो यहाँ पे V के जगह R/V हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, R बराबर V/I फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से V के जगह क्या लिख सकते हैं, V के जगह हम लोग RI लिख सकते हैं। RI अगर लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिए V के जगह RI रखेंगे तो I² R हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला जो हम लोग को रख देना है, तो ये तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है ना बोर्ड में पूछा भी गया है, तो ये फॉर्मूला सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा है सेल। तो सेल यानी विद्युत सेल जो होता है एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होगा, विद्युत ऊर्जा में है। तो सेल यानी जब बहुत सारा सेल मिलता है तो वो हमारा बैटरी बन जाता है। तो सेल जो है उसके द्वारा क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। इसके बाद जो है सेल के धनात्मक टर्मिनल का विभव उच्च तथा ऋणात्मक टर्मिनल का जो विभव होता है वो हमारा क्या होता है, निम्न होता है। सेल में दो टर्मिनल होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो धनात्मक टर्मिनल का विभव क्या होगा, उच्च होगा, और ऋणात्मक टर्मिनल का विभव क्या होगा, निम्न होगा। अब इसके बाद जिस समय सेल हमारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, जिस समय सेल चार्ज हो रहा है उस समय धारा का जो प्रवाह होगा धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होगा। आज जिस समय सेल डिस्चार्ज होगा उस समय क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, धारा का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर होगा। इसके बाद जब सेल चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा जो है उसका परिवर्तन किस में होगा, रासायनिक ऊर्जा में होगा। और जिस समय सेल हमारा डिस्चार्ज होगा उस समय क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होने लगता है। अब इसके बाद
विद्युत वाहक बल का परिभाषा भी ध्यान रखिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल, तो एकांक धनावेश को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाना है। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाना है। तो ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वही काम जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और विद्युत वाहक बल E बराबर फॉर्मूला हो जाता है W बट्टा में Q। E क्या है? विद्युत वाहक बल है। W जो है वो किया गया कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। विद्युत वाहक बल के बारे में बोला जाए तो ये एक अदिश राशि है, क्योंकि ये क्या होता है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और वर्क हमको पता है कि अदिश राशि है। तो हमारा सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा ये भी कौन सा राशि हो जाएगा? एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि हो जाएगा। और SI मात्रक इसका क्या हो जाएगा? वोल्ट। चूंकि हम लोग जान रहे विभव का भी फॉर्मूला पढ़े थे, V बराबर भी हम लोग पढ़ चुके हैं W बट्टा में Q। तो विभव का मात्रक वोल्ट जान रहे थे, तो यहाँ पे भी W बट्टा Q है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। या कार्य के लिए जूल और आवेश के लिए कुलम्ब, तो जूल कुलम्ब इनवर्स 1 हो गया। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को भी ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है TPD। सेल का टर्मिनल विभवांतर का जो मान होता है सेल से प्रवाहित धारा और सेल के आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के संयोजन पर निर्भर करता है। तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर का मान है वो सेल से प्रवाहित धारा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के संयोजन पर किस प्रकार जुड़ा है ये सब पे निर्भर करता है। इसके सेल में पढ़ें, एक आइडियल सेल हमारा होता है, दूसरा रियल सेल होता है। आइडियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, जबकि रियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है कुछ रिमेंबर पॉइंट है, इस रिमेंबर पॉइंट को ध्यान रखना है। यानी कोई भी विद्युत परिपथ है वहाँ पे चलने का रूल है, एक तरफ से दूसरे तरफ चलेंगे तो किस प्रकार चला जा सकता है किसी भी विद्युत परिपथ में, सर्किट में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है बहुत सारे टॉपिक को समझने में। तो यहाँ पे हमारा है संधारित्र। सबसे पहला क्या है? संधारित्र है। संधारित्र अगर जुड़ा हुआ है दो बिंदु के बीच, A और B के बीच जो है, अगर हमारा कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है, अगर हमको बोला जाए A से B के तरफ चलना है, तो A से B के तरफ चलेंगे तो A पॉइंट है तो A के लिए क्या लिख देंगे? VA लिख देंगे। इसके बाद रास्ते में अगर हमको एगो संधारित्र मिला तो -Q/C करेंगे, और फिर हमारा B पॉइंट है तो बराबर देकर VB तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमको रास्ते में एक संधारित्र मिल रहा है, A पॉइंट है तो VA, संधारित्र मिला तो उसके लिए -Q/C करेंगे, और B है तो यहाँ पे VB कर दिए। ये कि क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये सारा चीज़ क्लास में आप लोग को बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको उल्टा चलना है, B से A तक चलना है, तो B है तो VB कर दिए। उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, VB + Q बट्टा में C। अब बराबर कहाँ पहुँच जाएंगे? VA तक। अगर प्रतिरोध का बात किया जाए, प्रतिरोध में A से B तक चलेंगे और धारा के दिशा में, देखिए धारा जा रहा है A से B के तरफ और प्रतिरोध है, तो धारा के दिशा में अगर चलते हैं प्रतिरोध में A से B, तो यहाँ पे प्रतिरोध के लिए हमको IR घटाना है। प्रतिरोध के लिए क्या घटाना है? IR घटाएंगे। यानी A से B के तरफ धारा का दिशा है तो VA, और प्रतिरोध के लिए -IR, और कहाँ पहुँच गए? VB तक पहुँच गए। अब इसके बाद अगर हमको यहाँ पे बोला जाए B से A तरफ चलना है, B से A के तरफ चलना है, तो B से A के तरफ चलने में क्या करेंगे? B है तो VB लिख दिए। धारा के उल्टा दिशा में, धारा के उल्टा दिशा में चलेंगे तो +IR करेंगे और VA तक पहुँच जाएंगे। अब हमारे पास अगर सेल है, सेल है तो सेल में पढ़े थे आइडियल सेल, रियल सेल। आइडियल सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है वो हमारा आइडियल सेल होता है। तो यहाँ पे ये हमारा आइडियल सेल है। सेल, तो सेल में अगर A से B के तरफ जाते हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल A हम मतलब E घटाते। सेल में ध्यान रखना है, एक हमारा टर्मिनल बड़ा होगा
और दूसरा हमारा छोटा होगा। जो हमारा बड़ा टर्मिनल है ये हमारे धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। संधारित्र में दोनों इक्वल होगा, लेकिन सेल में जो होता है एक बड़ा होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो धनात्मक को और जो छोटा होता है वो ऋणात्मक को दर्शाता है। तो सेल में हम लोग अगर धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो ए पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। तो ए से बी के तरफ चल रहे हैं, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चल रहे हैं। ए है तो भी ए कर दिए, माइनस ई कर दिए, बराबर में क्या हो गया, भी बी। अब यहाँ पे सेल जो है इसमें अगर हमको बोला जाए बी से ए के तरफ, बी से ए के तरफ जाना है, तो बी मतलब हो गया हमारा ऋणात्मक टर्मिनल। ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की तरफ चलेंगे तो बी से ए के तरफ तो भी बी प्लस में ई और यहाँ पे भी ए हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमारा सेल क्या है, रियल है। रियल सेल में तो रियल सेल में आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल हमारा है तो एक टर्मिनल बड़ा और दूसरा हमारा छोटा। आंतरिक प्रतिरोध तो सेल के अंदर प्रतिरोध होता है, तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। रियल सेल में आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब यहाँ पे देखिए ए से बी के तरफ चलना है, ए से बी के तरफ चलना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, इसमें धारा का दिशा किधर है, ए से बी के तरफ है, तो ए से बी के तरफ है तो हम लोग ए से स्टार्ट किए तो ए भी ए लिख दिए। और सेल है तो धनात्मक से ऋणात्मक जाते हैं तो हम लोग को पता है माइनस ही करते हैं। और प्रतिरोध है और धारा जा रहा है तो धारा के दिशा में जाते हैं तो हम लोग को पता है माइनस आई आर करते हैं। और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं, और विद्युत धारा को हम लोग किससे, आई से दर्शाते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर, अब प्रतिरोध होगा तो उसको कैपिटल आर से दर्शाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। तो ए से बी के तरफ चलना है, ए से बी के तरफ चलना है तो ए के लिए भी ए कर दिए। हम लोग को पता है विद्युत वाहक बल में धनात्मक से ऋणात्मक यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं तो ई घटा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस ई कर दिए। अब प्रतिरोध में पता है कि धारा के दिशा में जाएंगे तो आई आर माइनस करना, तो आई आर कर दिया और कहाँ पहुँच गए, भी पे पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे बी से ए के तरफ, यानी हमको कहाँ से, बी से स्टार्ट करना है, ए के तरफ जाना है, तो बी से स्टार्ट किए तो भी लिख दिए। यहाँ पे ऋणात्मक से धनात्मक मतलब छोटा वाला टर्मिनल से बड़ा वाला टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ऋणात्मक से धनात्मक। तो ऋणात्मक से धनात्मक जाते हैं तो प्लस ई करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस ई कर दिए। और प्रतिरोध के लिए हम लोग को पता है कि धारा के उल्टा दिशा में जाएंगे, धारा के उल्टा दिशा में तो प्लस आई आर करते हैं, तो प्लस आई आर कर दिए और कहाँ पहुँच गए, ए पे पहुँच गए। अब किस सेकेंड में देखिए यहाँ पे क्या है, सेल का ये हमारा धनात्मक टर्मिनल है, जो टर्मिनल बड़ा सा रहता है वो हमारा धनात्मक टर्मिनल, और छोटा वाला हमारा है ऋणात्मक। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। अब धारा का दिशा क्या कर दिए हम लोग, बी से ए के तरफ, धारा किधर जा रहा है, बी से ए के तरफ। अब देखिए यहाँ पे ए से बी के तरफ हम लोग को चलना है, ए से बी के तरफ, ए के लिए क्या कर दिए, भी ए। और टर्मिनल धनात्मक से ऋणात्मक जा रहे हैं तो माइनस ही कर दिए। धारा के देखिए उल्टा दिशा में, धारा के उल्टा दिशा में जाएंगे तो प्लस आई आर करना है, इसलिए प्लस आई आर कर दिए और यहाँ पे कहाँ चल गए, भी पे चल गए। अब इसके बाद बी से ए के तरफ चलना है, तो बी है तो बी लिख दिए। बी से ए के तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा ऋणात्मक है और ये हमारा धनात्मक, तो ऋणात्मक से धनात्मक के तरफ जा रहे हैं तो प्लस कर दिए, प्लस ही कर दिए। अब विद्युत धारा के दिशा में जा रहे हैं तो धारा के दिशा में तो माइनस आई आर कर दिए, भी ए तक पहुंच गए। इस तरह से ये परिपथ में हम लोग चलते हैं, कोई भी परिपथ होगा तो वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह चलने का रूल है। अब यहाँ पे जो विद्युत धारा आई होता है, आई बराबर फॉर्मूला ई बट्टा आर प्लस आर, ये भी ध्यान रखना आप लोग को इस फॉर्मूला को, क्योंकि इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है। आई बराबर ई बट्टा आर प्लस आर, आई हो गया हमारा धारा, ई हो गया विद्युत वाहक बल, आर हमारा हो गया कैपिटल आर जो है वो हमारा प्रतिरोध, और स्मॉल आर क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब इसके बाद ई बराबर फॉर्मूला होता है भी प्लस आई आर, ई बराबर क्या होता है, भी प्लस आई आर। इसके बाद किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का संधि नियम, इस नियम को पहला नियम कहते हैं।
और यहाँ पे इस नियम में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत परिपथ में कोई भी जंक्शन है, कोई भी संधि है, यानी कोई भी पॉइंट पे जो धारा आ रहा है, आने वाला कुल धारा और यहाँ से निकलने वाला कुल धारा, आने वाला कुल धारा का योग बराबर हो जाता है निकलने वाला कुल धारा, यानी जंक्शन पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो पढ़े थे संधि पर आने वाले धारा को हम लोग धनात्मक से दर्शाते हैं और इस संधि से निकलने वाले धारा को ऋणात्मक से दर्शाते हैं। तो विद्युत परिपथ में किसी भी जंक्शन पे विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है और इस नियम को हम लोग संधि नियम कहते हैं। और ये नियम जो है ना आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़े थे। दूसरा नियम को हम लोग बोले थे दूसरा नियम जो था इसको हम लोग बोले थे बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, तो बंद पास के नियम में क्या था, कोई भी हमारा लूप था, कोई भी हमारा कुंडली था यानी लूप था, इसके विभवांतर में कमी या विभवांतर में वृद्धि का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये भी पढ़े थे, अच्छे से पढ़े थे। तो यहाँ पे जो हमारा संधि नियम है वो तो किसका पालन किया, आवेश संरक्षण का। लेकिन बंद पास का नियम यानी जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर पढ़े थे। विभव मापी, विभव मापी के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना और सेल में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है वो सब ज्ञात किया जाता है। और ये सब आंतरिक प्रतिरोध भी निकाले थे। इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल भी निकाले थे विभव मापी की सहायता से। विद्युत वाहक बल का तुलना भी किए थे। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी ज्ञात किए थे। ये सब जो है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में किए थे। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब हमारा विभव मापी का क्या हो गया, उपयोग हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो सब को भी हम लोग देखे हैं। ये सब की सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने का कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।